तेज बारिश में कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में बैठे फल खा रहे थे। कालू, बस करो, अब कुछ फल घर ले जाएंगे। बारिश का कुछ पता नहीं और कितने दिन आएगी। ऐसा ना हो कि हम भूखे ही मर जाएं। हाँ हाँ गोरी, अपना पेट तो भर लिया है। अगर मैं कुछ खाने लगूं तो तुमसे देखा नहीं जाता। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उन्हें किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई दी। कालू, लगता है कोई पक्षी रो रहा है। चलो चलकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी तेज बारिश में आवाज सुनते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं पेड़ पर एक घोंसले में बुलबुल रो रही है। अरे क्या हुआ बुलबुल, क्यों इतना रो रही हो? पूरा जंगल सर पर उठाया हुआ है। हाँ हाँ बुलबुल, तुम्हारे चक्कर में गोरी ने मुझे फल भी नहीं खाने दिया। क्या बताऊं कौवी, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब मैं उड़ भी नहीं पा रही, न दाना लेने जा सकती हूँ कहीं। कौवो, ऊपर वाले के लिए मेरी थोड़ी मदद कर दो। गोरी कौवी और कालू कौवे के पास फल तो थे, मगर वो लालची कौवे कहाँ किसी की मदद करने वाले थे। बुलबुल, बहुत मुश्किल से ये फल मिला है। अगर ये भी हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ हाँ गोरी, मैंने तो अभी खाया भी नहीं। फिर वो दोनों कौवे बुलबुल को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। गुड़िया बेटी, कल से बारिश हो रही है और अभी तक नहीं रुकी। आपको तो पता है मैं दाना लेने नहीं जा सकी। मम्मा, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं जंगल से कोई फल ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया तेज बारिश में गुड़िया के लिए फल ढूंढने निकलती है। रास्ते में रानू चिड़िया को बुलबुल के रोने की आवाज सुनाई देती है। रानू चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। बुलबुल बहन, क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रही हैं? अरे क्या बताऊं चिड़िया मैं तुम्हें, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रही। चिड़िया, मेरी मदद करो। बुलबुल की ये हालत देखकर रानू चिड़िया को दया आ जाती है। बुलबुल बहन, चुप कर जाइए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, भूख से मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर बुलबुल के पास आती है। बुलबुल बहुत भूखी थी, वो जल्दी से वो मीठा फल खा लेती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना भूख की वजह से मैं आज मर जाती। बुलबुल बहन, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या बुलबुल बहन? यहाँ से थोड़ी दूर गुफा में मैंने एक मटका रखा है और साथ में एक रुमाल। याद रखना, वो कोई मामूली मटका नहीं है। तुम उस मटके से जो भी खाने की चीज़ मांगोगी वो तुरंत तुम्हें मिलेगी। हाँ, जितना खाना तुम्हें चाहिए होगा तुम उससे ले लेना और फिर वो लाल रुमाल उस मटके पर दे देना। उस जादुई मटके से सामान रोकने का बस यही एक हल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मटका लेने गुफा के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया गुफा में जाकर देखती है तो वहाँ एक मटका पड़ा हुआ था। फिर रानू चिड़िया वो मटका और रुमाल लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, शुक्र है उस मोटी बुलबुल से बचकर, वरना वो हमारे फल खा लेती। हाँ हाँ गोरी, अब मुझे भी दो, मुझे भूख लगी है। फिर वो कौवा और कौवी फल खाते हैं। मम्मा, ये क्या? मुझे तो भूख लगी थी, मैंने आपसे फल लाने के लिए कहा था और आप ये मटका ले आई हैं। गुड़िया बेटी, ये कोई आम मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। क्या मम्मा, जादुई मटका? हाँ गुड़िया बेटी, आपने जो भी खाना है इस मटके से मांग लीजिए। ठीक है मम्मा, मैं मांग कर देखती हूँ। ऐ जादुई मटके, मुझे खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। गुड़िया का इतना कहना ही था कि मटके में से ढेर सारे फल निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया उस लाल रुमाल को मटके पर रख देती है, जिससे फल निकलना बंद हो जाते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया, अब हम जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेंगे और उन्हें खाने पर बुलाएंगे। जंगल में दाना तो मिल ही नहीं रहा, पक्षी बहुत परेशान हैं।
अगली सुबह रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर के पास जाती है। तोते भैया और कबूतर भैया, आज रात आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबकी दावत करूँगी। क्या दावत? चिड़िया, खाने में मीठे मीठे अमरूद तो होंगे ना? हाँ मिठू भैया, मीठे अमरूद भी होंगे और मीठा हलवा भी, और आप जिसे भी लेकर आना चाहें वो सब आ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कौवों के पास जाती है। गोरी बहन और कालू कौवे, आज रात मेरे घर में दावत है, आप दोनों आना। चिड़िया, तुम तो बहुत गरीब हो, हमें खाने में क्या सूखा दाना खिलाओगी? नहीं नहीं गोरी बहन, मैं आपको मीठा हलवा भी खिलाऊंगी। क्या मीठा हलवा? गोरी, मैं तो जरूर जाऊंगा। हाँ, जो भी आप खाना चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, ये चिड़िया कल तक तो मेरे पास आई थी फल लेने, आज इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है जो हमें दावत पर बुलाने आई है? गोरी, तुम आम खाओ, गुटलियाँ क्यों गिनती हो? बेटू कहीं के, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। आज रात में देखना होगा कि चिड़िया के पास ऐसा क्या है जो वो सभी पक्षियों की दावत कर रही है। शाम को कालू कौवा और गोरी कौवी बाकी पक्षियों के आने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों खिड़की में छुपकर देखते हैं। गुड़िया बेटी, बाकी पक्षी आने ही वाले होंगे, अपने जादुई मटके से खाना मांग लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से खाना मांगती है। देखते ही देखते बहुत सारा खाना आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ये सब देख रहे थे। कालू, तो अच्छा ये है जादुई मटका। गोरी, खाना खाने के बाद रात को हम ये मटका चुरा लेंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी आते हैं। रानू चिड़िया उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती है। वो सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मगर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर नहीं जाते, बल्कि वो चिड़िया के सोने का इंतजार कर रहे थे। कालू, चलो, चिड़िया सो गई है। हाँ हाँ गोरी, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने खाने हैं। रानू चिड़िया के सोने के बाद गोरी कौवी खिड़की से आती है और वो जादुई मटका लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर में जाते हैं। कालू, क्या खाना चाहते हो तुम? आज जो कहोगे वही मिलेगा। गोरी, मैंने कई अरसे से पक्षियों के अंडे नहीं खाए, आज मुझे स्वादिष्ट अंडे खाने हैं, अंडे। तो फिर मांग लो जादुई मटके से अंडे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए जादुई मटके, मुझे अंडे दो, ढेर सारे अंडे। कालू कौवे का इतना कहना ही था कि वहाँ अंडों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। कालू, ये क्या, ये अंडे तो खत्म ही नहीं हो रहे। गोरी, इतने अंडे मुझे नहीं चाहिए। देखते ही देखते वहाँ अंडों का ढेर लग जाता है और कौवा और कौवी को निकलने का मौका ही नहीं मिलता। वो अंडों में दबकर मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मटके को रोकने का तरीका नहीं पता था। वो दोनों लालच की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है। मैं और कालू जी कितना संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। कालू जी भी अब मुझसे नफरत करने लगे हैं। न जाने मुझे कब संतान होगी। इस जंगल में सभी पक्षियों की अपनी अपनी संतान है, बस मैं ही एक बदनसीब हूँ जिसे कई सालों से संतान का सुख नहीं मिला। गोरी कौवी अपने दुखों को याद कर कर रोई जा रही थी। तभी गोरी कौवी को झाड़ियों के पास एक छोटा चील का बच्चा जख्मी दिखाई देता है। गोरी कौवी तुरंत वहाँ जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख, मेरा पंख। अरे, ये तो चील का बच्चा है, मगर इसके पंख पर बहुत चोट लगी हुई है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ये चोट कैसे लग गई? आंटी, मैं अपने घर जा रहा था, मगर रात को रास्ता भूल गया और एक पेड़ से टकराकर मैं इन झाड़ियों में फंस गया और मेरे पंख पर चोट लग गई। अब मैं उड़ नहीं पा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गोरी कौवी चील के बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे आ गई मनहूस कहीं की, ये क्या, ये चील के बच्चे को क्यों साथ लाई है? कालू जी, ये बच्चा बहुत जख्मी था, उड़ नहीं पा रहा था, बस इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आई। बेटा, मैं तुम्हारे पंखों पर पट्टी लगा देती हूँ। फिर गोरी कौवी छोटे बच्चे को पट्टी कर देती है। खुद की संतान तो पैदा नहीं कर सकती और दूसरों की संतान की रक्षा कर रही है, मनहूस कहीं की। पता नहीं कहां से मेरे जीवन में आ गई।
रोज की तरह गौरी कवि को खरी खोटी सुनाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि एक माँ की तरह उस घायल बच्चे की रक्षा करती है और कालू कौवा एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी कालू कवि के पास मिठू तोता आता है। क्या हुआ कालू, बड़े उदास लग रहे हो? क्या गौरी छोड़कर तो नहीं भाग गई? क्या बताऊं मिठू, मेरी और गौरी की शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर न जाने कब हमें संतान होगी और कब मैं पिता बनूंगा। कालू कवि, एक काम करो कि तुम गौरी कवि को छोड़ दो और किसी कवि से शादी कर लो। मुझे तो लगता है गौरी कवि बांझ है और वो कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकती। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। बात तो ठीक करके गया है मिठू, लगता है गौरी सच में बांझ है। अब तो गौरी कवि को अपने घर और अपनी जिंदगी से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंकना होगा। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में खो गया था और रात के अंधेरे में मैं बहुत डर गया था, इसलिए न जाने कब मैं उन झाड़ियों में फंस गया। बेटा, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ पर क्या गुजरती। बेटे, तुम यहीं रहो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊंगी। फिर गौरी कवि 3 दिन तक चील के बच्चे की सेवा करती रही। एक दिन गौरी कवि चील के बच्चे को पहाड़ों पर छोड़कर वापस चली आती है। जैसे ही वो अपने घर आती है तो दरवाजे पर कालू कौवा खड़ा था। अरे मनहूस कहीं की, कहाँ चली आ रही है? रुक वहीं पर, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा, बांझ कहीं की। ना तो मुझे खुशियाँ दे रही है और ना सुकून से जीने दे रही है। चल निकल निकल यहाँ से, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर में मत आना। नहीं कालू जी, मुझे अपने जीवन से मत निकालिए, मैं आपके सामने पंख जोड़ती हूँ। गौरी कवि मिन्नतें करती रही, मगर कालू कौवे ने गौरी कवि की एक ना सुनी और उसे वहाँ से निकाल दिया। गौरी कवि रोते रोते उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे कालू ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। तभी वहाँ रानू चिड़िया आती है। क्या हुआ कवि बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी बहन, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपको सारी खुशियाँ मिल जाएं और आपके पति आपके साथ खुशी खुशी जीवन गुजारें। उस जंगल के सभी पक्षी अब गौरी कवि के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन गौरी कवि बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होता है। गौरी बहन, क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, लगता है गौरी कवि खुशखबरी देने वाली है। क्या लूसी बहन, गौरी कवि माँ बनने वाली है? हाँ चिड़िया, जब मैं अंडा देने वाली थी तो मेरे पेट में भी ऐसे ही दर्द था। क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ गौरी बहन, आप सच में माँ बनने वाली हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मुझे ये खुशखबरी अपने कालू जी को बतानी होगी। ये सुनकर मेरे कालू जी खुशी से झूमने लगेंगे। गौरी कवि खुशी खुशी अपने जंगल की ओर जाने लगती है। वहाँ से जंगल बहुत दूर था। आधा रास्ता तय करने के बाद गौरी कवि थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तभी वहाँ एक जालिम चील आ जाती है। अरे वाह, ये काली कवि तो बहुत मोटी है, आज तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। अरे बाप रे, ये जालिम चील कहाँ से आ गई? अरे कवि, आज तेरा अंतिम समय आ गया है। 4 दिन से मैं भूखी हूँ, कोई शिकार नहीं मिला था, मगर आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। चील जी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं कवि, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और ये माँ बनने का सुख मुझे 10 सालों के बाद मिला है। ये खुशखबरी मैं अपने पति को देने जा रही थी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दें। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू मेरा आज शिकार बनेगी। ठीक है चील जी, शायद मेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। बता, क्या इच्छा है तेरी? मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। यही पास में मेरा घर है, चल मैं तुझे चलकर वहाँ पानी पिलाती हूँ और फिर तुझे खा जाऊंगी। फिर गौरी कवि चील के साथ चली जाती है। उन दोनों को जाता हुआ एक जालिम बाज देख लेता है।
अरे वाह, इस बूढ़ी चील के साथ काली काफी, आज तो इसका मैं शिकार बनाऊंगा। वो जालिम बाज उन दोनों के पीछे लग जाता है। चील जल्दी से अपनी गुफा में जाती है और गुफा का मुंह बंद कर देती है। वो जालिम बाज गुफा के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी चील गुफा में देखती है, वहाँ कोई नहीं था। मेरा बेटा कहाँ है? वो खिड़की में से देखती है तो बाहर उसका बेटा बाज के आगे खड़ा था। तभी गौरी कवि गुफा से बाहर आती है और उस चील के बच्चे के साथ खड़ी हो जाती है। जालिम बाज, तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो, मगर इस बच्चे को जाने दो। तभी वो बाज बच्चे को छोड़ देता है। फिर चील का बच्चा गुफा में आता है। मेरा बच्चा। माँ, आप उस कवि को बचा लीजिए, ये वही कवि है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। अपने बेटे की बातें सुनकर वो बाज डर कर वहाँ से भाग जाता है। कवि, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि तुमने उसकी पहले भी जान बचाई थी। मुझे माफ कर दो, अब मैं खुद तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ कर आऊंगी। फिर चील गौरी कवि को उसके पति कालू कवि के पास छोड़कर आती है। चाचा चील, गौरी, क्या तुम मुझे मारने के लिए चील को अपने साथ लाई हो? नहीं कवि, मैं तुझे मारने नहीं आई, बल्कि तेरी पत्नी को छोड़ने आई हूँ। उस दिन इसने मेरे बच्चे की जान बचाई और आज मैंने इसकी जान बख्श दी। फिर चील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता। वो जंगल बहुत सुंदर था और वहाँ पर रहने वाले सभी पक्षी भी बहुत सुंदर थे। वो सभी पक्षी प्यार और मोहब्बत से रहते थे। रानो चिड़िया और टीना चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थीं। वो दोनों अच्छी सहेलियां थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। उसी जंगल में टीना चिड़िया के पास एक चील रहती थी। वो अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि एक हादसे में उसका एक पंख टूट चुका था। उसी वजह से अब पक्षी भी उससे डरते नहीं थे। टीना चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। जब चील को उसके अंडों का पता चला तो चील के मुंह में पानी भर आया। उसे चिड़िया के बच्चों का स्वाद अभी भी याद था जो उसने पिछले साल खाए थे। वो चील प्लान बनाने लगी कि कैसे जब उन अंडों से बच्चे निकल कर आएंगे तो वो उन्हें खा जाएगी। वो चील उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर वो दाना ढूंढकर खा लेती। या नदी के किनारे कभी कोई केंचुआ मिल जाता तो उससे अपनी मांस खाने की इच्छा पूरी कर लेती। टीना चिड़िया हर रोज दाना ढूंढने के लिए जाया करती। अब वो चील टीना चिड़िया से बातें करने का मौका ढूंढने लगी। अरे टीना चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कभी मेरे पास भी आ जाया करो, सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। चील दीदी, मुझे जल्दी होती है, मैंने दाना ढूंढकर जल्दी अपने घोंसले में भी जाना होता है क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ सकती। और टीना चिड़िया ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया को कभी भी वो चील अच्छी नहीं लगती थी। टीना, अब तुम उस चील से सावधान रहा करो क्योंकि अब तुम्हारे अंडे आ गए हैं। रानो, अब तो मुझे उस चील पर दया आती है। हर समय बेचारी अपने घोंसले में ही रहती है, उसका भी तो मन करता होगा उड़ने को। टीना, तुम उस पर ज्यादा दया ना करो क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है। उस जालिम चील ने भी न जाने कितनी माँओं की गोद उचाड़ी है। अच्छा तुम बताओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने को? बस 3 दिन बाकी रह गए हैं। अच्छा टीना, जब अंडों से बच्चे बाहर निकल आए तो तुम उन्हें अकेले मत छोड़ना। मैं तुम्हें दाना घोंसले में ही दे जाया करूँगी। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब दाने की तलाश में जाने लगती है तो वो चील टीना को आवाज देती है। क्या बात है चील दीदी, वो मैंने तुमसे कहना था कि मेरे पास ये दाना पड़ा है, भला मैंने कितना खा लेना है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे अंडे हैं, कहाँ ढूंढती फिरोगी दाना? तुम ये दाना ले जाओ और जाकर अपने अंडों की रक्षा करो। टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। ये चील तो मन की बहुत अच्छी है, रानो तो बस इसके बारे में ऐसे ही गलत बोलती रहती है। टीना चिड़िया वो दाना खा लेती है और सो जाती है। अब तो चील हर रोज ही टीना चिड़िया के लिए दाना रख लेती।
और चील टीना चिड़िया से मीठी मीठी बातें करती। अब तो टीना चिड़िया का दिल भी चील के लिए नरम हो चुका था। चील मेरा कितना ख्याल रखती है, और तो किसी पक्षी से भी इतना नहीं हुआ कि मुझसे आकर पूछ ले कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और रानो, वो भी बस बातें ही करती रहती है, कभी मेरे लिए दाना तक नहीं लेकर आई। ये चील ही सब पक्षियों से ज्यादा नरम दिल है। अब टीना चिड़िया हर रोज चील के पास चली जाती और उसके पास बैठी बातें करती रहती। चील दीदी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरा मतलब, मैंने कभी किसी को आपके पास आते नहीं देखा। टीना, रिश्तेदार तो बहुत हैं, मगर कभी मेरे पास कोई नहीं आता, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनके साथ न चली जाऊं। सब डरते हैं कि कहीं किसी को मुझे भोजन न देना पड़ जाए। हालांकि मैं किसी के भोजन की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो बस प्यार चाहिए। लेकिन अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे उनकी कोई कमी महसूस होती है जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। अच्छा टीना, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनकें लग जाएंगी। बच्चों की बात करते हुए चील का मुंह पानी से भर जाता है। मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का। आखिर मैं मौसी बनने वाली हूँ। चील दी, बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी देने ही वाली हूँ। चील मन ही मन में उन बच्चों को खाने का सोच रही थी। बहुत मजा आएगा। क्या चील दी, किस बात का मजा आएगा? मम्मा, मेरा मतलब है जब मैं उन्हें खेलते देखूंगी, चूं चूं करते देखूंगी, तो बहुत मजा आएगा। आप कितनी अच्छी हैं, मेरे बच्चों के लिए इतना खुश हो रही हैं जैसे कि आपके बच्चे हों। तुम ये दाना ले जाओ, और हाँ, अब अंडों का ज्यादा ख्याल रखो। ठीक है चील दीदी, अब मैं चलती हूँ। और टीना चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। चलो, अब मेरी ये चिंता तो खत्म हुई कि जब मैं दाना लेने जाऊंगी तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। वैसे भी चील दीदी सारा दिन घोंसले में ही रहती हैं, मेरे बच्चों को भी देख लिया करेंगी। रानो का तो अपना परिवार है, वो कब तक मेरी मदद कर सकती है। टीना चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर रही थी कि रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। टीना, क्या बात है, 2-3 दिनों से तुम मुझे मिलने नहीं आई। रानो, तुम्हें तो पता है मेरे अंडे फूटने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तुम भी तो इतने दिनों बाद आई हो। क्या बताऊँ टीना बहन, मेरी गुड्डू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज कुछ तबीयत ठीक थी, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिल आऊं। टीना, तुम्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी दाना लाने में। नहीं, चील दीदी है ना, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, दाना भी मुझे वही दे देती है। टीना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। रानो, तुम बस वहम ही करती रहा करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। टीना, एक तो तुमने घोंसला भी मेरे घोंसले से बहुत दूर बनाया है। अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करती। रानो, तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब उठती है तो उसके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। वो बहुत खुश थी। वो जल्दी से अपनी दोस्त चील के पास जाती है। चील दीदी, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। क्या बच्चे निकल आए अंडों से? आपको कैसे पता? भला इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? बहुत प्यारे होंगे ना? हाँ, बहुत सुंदर हैं। तुम ये दाना ले जाओ, और हाँ, बच्चों को अकेला ना छोड़ना। आपका धन्यवाद चील दीदी, आपने मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं, हिसाब तो मैं चुकता कर ही लूँगी। चील मन ही मन में ऐसा सोचती है और टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टीना चिड़िया को पता चलता है कि साथ वाले जंगल में जो उसकी बहन रहती है वो बीमार है। टीना चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपनी बहन की खैरियत पूछने जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे किसके पास छोड़कर जाए। क्यों ना मैं अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर जाऊं। वैसे भी वो इनसे कितना प्यार करती है, वो ख्याल रखेगी मेरे बच्चों का। टीना चिड़िया चील के पास जाती है। चील दीदी, मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। हाँ हाँ टीना, बोलो क्या काम है? फिर टीना चिड़िया चील को सारी बात बताती है। चील की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी।
हाँ हाँ तुम जाओ, तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर टीना चिड़िया अपने बच्चों को झील के पास छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया, कालू कौवा और मिठू तोता भी टीना के बच्चों को देखने के लिए आ रहे थे। वो जैसे ही पहुँचते हैं, रानू चिड़िया टीना के बच्चों को उठाकर उसके घोंसले में ले जाती है। शाम को जब टीना चिड़िया आती है, जहाँ अपने बच्चों को देखकर उसकी जान में जान आती है। रानू चिड़िया टीना चिड़िया को सारी बात बताती है। टीना चिड़िया बहुत दुखी थी कि उसने झील पर क्यों विश्वास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज ना होते तो मेरे बच्चे मेरे पास ना होते। मम्मा, आप इतना काम करती हैं, क्या आप थकती नहीं हैं? नहीं मेरी जान, जब मैं थकी हारी घर आती हूँ तो अपने बच्चों को देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। मम्मा, जब हम बड़े होंगे तो आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आप अपने सारे दुख भूल जाएंगी। जब मम्मा बूढ़ी हो जाएगी और आप दोनों जवान, तो आप अपनी मम्मा को भूल ना जाना। आपके लिए मैंने बड़े दुख देखे हैं। अच्छा बेटो, आप घर में ही रहो, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मामा चिड़िया रोज की तरह भोजन लेने चली जाती है। वो मामा चिड़िया अच्छे से अच्छा भोजन लाती, ना धूप देखती ना छाँव, और अपनी सेहत की परवाह किए बिना सब काम करती। ऐसे ही समय गुजरता गया और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और जवान हो जाते हैं। मम्मा, अब इस जंगल में करने के लिए कोई अच्छा कारोबार नहीं है, इसलिए मम्मा मैंने सोचा है कि मैं विदेश चला जाऊं और बहुत सारे पैसे कमाऊं। एक माँ अपने बच्चे को कैसे दूर कर सकती है? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। ऐसे उस चिड़िया का बड़ा बेटा ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद मामा चिड़िया अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती है। बहू, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे घर की जिम्मेदारी नहीं उठा होती। अब आप ही घर को देखा करोगी। ना बाबा ना, मुझसे ये सब काम नहीं होते। मैं तो अपने मामा बाबा के लाड प्यार में पली बड़ी हूँ। मैं तो जब तक नदी पर जाकर पानी से 2-3 घंटे खेल ना लूं, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो और कैसे करते हैं पति जी? मैंने तो आपको शादी से पहले सब बता दिया था, मुझसे कामकाज नहीं होते। अच्छा अच्छा, अब तुम दोनों मेरे लिए लड़ाई न शुरू कर देना, मैं कर लूँगी काम। और फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। हाँ जी, बताएं क्या काम है? ये आपका पत्र है, विदेश से आया है। बड़े भाई का होगा ये पत्र, माँ को सुनाता हूँ। मम्मा, बड़े भाई का पत्र आया है। मेरे बेटे का पत्र आया है, मुझे पढ़कर सुनाओ। मेरा बेटा ठीक तो है ना? मम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मेरी मजबूरी थी। मुझे इस जंगल में रहने के लिए शादी करनी पड़ी और मैं आपको बता भी ना सका। माँ जी, मुझे समय ही ना मिला, मैं बहुत मजबूर था और मुझे ये सब करना पड़ा। और छोटे, माँ का ख्याल रखना। मैंने जो पैसे भेजे थे वो पहुँच गए थे ना, मैं हर महीने माँ का खर्चा भेज दिया करूँगा, मगर मैं अभी वापस नहीं लौट सकता। माँ, मेरा इंतजार करना, जैसे ही मुमकिन हुआ मैं लौट आऊँगा। ये सुनकर मामा चिड़िया रोने लग जाती है। बड़े, तुमने मुझे बताए बिना ही शादी कर ली और महीने के खर्च की मुझे क्या जरूरत? मुझे तो आपकी जरूरत थी, मगर मेरे बेटे, आप इतने ही बड़े हो गए कि आपने अपनी माँ के बिना ही जीना सीख लिया। माँ, अगर पैसों की जरूरत आपको नहीं तो हमें तो है ना। अगर बड़ा पैसे भेजता है तो आपको क्या चिंता, हम भी तो आपको भोजन ला कर देते हैं। और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन मामा चिड़िया इतना ही बीमार होती है कि वो मर जाती है। लाडो, मम्मा ने बहुत दुख देखे और हम मम्मा को सुख ना दे पाए। मेरी मम्मा ऐसे ही दुखों में मर गई। अब आप चुप कर जाएं, हम भोजन लाकर देते तो थे। 2 दाने देने से हमने क्या वो हक अदा कर दिया जो सब मेरी माँ ने किया। मैं रोज सोचता था कि आज अपनी माँ के पास बैठूंगा और अपनी माँ से बचपन की बातें करूंगा, परंतु हर रोज मैं ऐसा ना कर पाता। मैं बहुत मसरूफ हो गया था। आपके दुख से नहीं मरी माँ जी, दुख तो उस बड़े का था जो विदेश जाकर माँ को भूल गया और शादी कर ली।
और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कुछ रुपए और साथ में चिट्ठी है। ये विदेश से आई है। लाओ, ये पैसे मुझे दे दो, मैंने अपने लिए बालियां बनवानी हैं। मेरी माँ मरी पड़ी है और तुम्हें बालियों की पड़ी है। मैंने थोड़ी मारा है माँ जी को। अगर माँ जी के दोनों बेटे लायक होते तो माँ ऐसे बेसहारा न मरती। अच्छा, अब चिट्ठी तो पढ़ो, क्या लिखा है चिट्ठी में। माँ, मैं इस साल भी नहीं आ सकूंगा। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी पत्नी की माँ जी बहुत बीमार है। मुझे काम पर जाना होता है और सासू माँ की दवाई भी लेने जाना पड़ता है। माँ, मैं अगले वर्ष जरूर आऊँगा। माँ, मुझे माफ करना, परंतु माँ, मैं आपका खर्च आपको हर महीने भेजता रहूँगा। और छोटे, माँ का ख्याल रखना। लाडो, खत लिखकर भेज देता हूँ कि माँ अब नहीं रही। ना ना ना, ऐसा ना करना। अगर तुमने पत्र लिखा तो वो हमें खर्च देना बंद कर देगा। और फिर छोटा भाई अपनी पत्नी की बात मान लेता है और वो बड़े भाई को ये नहीं बताता कि उसकी माँ अब नहीं रही। ऐसे ही समय गुजरता गया। हर महीने डाकिया आता, पैसे और चिट्ठी लाता। छोटा चिट्ठी पढ़ता और पैसे वो दोनों पति पत्नी खर्च कर देते। अगर बड़े को पता चला कि माँ जी साल पहले ही मर गई हैं, तो वो क्या सोचेगा। अगर तुम्हारे बड़े भाई में ये सोच होती तो वो इतने साल बाहर न बैठा रहता, वो भी अपनी सासू माँ की दवा लेने के लिए। अगर उसे अपनी माँ की परवाह होती तो एक दफा वो अपनी माँ से मिलने जरूर आता। जब तक मुफ्त में पैसा मिलता है मिलने दो। बड़ा विदेश में ही अपना घर भी बना लेता है और बहुत पैसे कमा लेता है। एक दिन उसे अपने जंगल का मिट्ठू तोता वहाँ मिल जाता है। मिट्ठू, तुम यहाँ कैसे आए। मुझे यहाँ आए कुछ दिन ही हुए हैं। मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ। माँ कैसी है मेरी, और छोटा ठीक है। ये सुनकर तोता खामोश रहता है। मिट्ठू यार, कुछ बोलो भी। माँ कैसी है। मैं हर महीने पैसे भेजता हूँ माँ को। तुम्हारी माँ को तो मरे हुए 1 साल बीत गया। बड़ा जुल्म किया छोटे की पत्नी ने। वह सारा काम उस बूढ़ी चिड़िया से करवाती थी। क्या मिट्ठू, ये तुम क्या कह रहे हो। फिर छोटा मुझसे पैसे क्यों लेता रहा। क्योंकि वो भी माँ से बढ़कर पैसों से प्यार करता था। जैसे तुम्हें इतना दुख माँ के मरने का नहीं हुआ जितना कि पैसों का हो रहा है। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। रानी जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने जंगल जाना होगा। क्यों, सब ठीक तो है ना। मेरी माँ मर गई है और छोटा हर महीने मुझसे माँ के नाम पर पैसे ले रहा है। मुझे छोटे से जाकर हिसाब करना है। तो फिर देर काहे की, तुम आज के ही फ्लाइट से जाओ। और हाँ, जिस दिन से माँ मरी है उस दिन से लेकर अब तक के सारे पैसे लेकर आना। और फिर बड़ा अपने देश वापिस लौट जाता है। बड़े, माँ जी मर गई। माँ जी मर गई, हमें छोड़कर चली गई। मुझे पता चल गया है, मैं इसीलिए तो आया हूँ और तुमने मुझे बताया ही नहीं। और माँ जी के नाम पर मुझसे पैसे लेकर खाते रहे हो। मैं तुमसे हिसाब करने आया हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा माँ जी का सुनकर आए हो। फिर जंगल में पंचायत लग जाती है। दोनों भाई ही अपनी अपनी बात सुनाते हैं। जिस फैसले के लिए आप दोनों ने इस पंचायत को बुलाया है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। जिस दिन तुम्हें उड़ना भी नहीं आता था, तुम्हारा पिता मर गया था, उस माँ ने तुम्हें अकेले ही पाला और जो सिला तुम दोनों ने अपनी माँ को दिया, हमें घिन आती है तुम्हें उस चिड़िया का बच्चा कहने से। जाओ, दफा हो जाओ इस जंगल से। ऐसा ना हो कि हम सब मिलकर तुम दोनों को इस जंगल से निकाल दें। मगर मैं तो हर महीने माँ का खर्च भेजता था, तो क्या, मैं भी तो भोजन लाया करता था। अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखो। 2 दाने या महीने के पैसे देने से माता पिता का हक अदा नहीं हो जाता। या ऐसा कह देने से माँ जी कैसी हो या पिताजी कैसे हो, बल्कि उनके पास बैठो, उनसे बातें करो। जैसे आप छोटे थे, आपको बातों का समझना तक नहीं आता था और आपकी माँ आपकी उंगली पकड़े घंटों अपने सीने पर लिटाकर बातें करती रहती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।